आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं 20 मिनट पूरे लेट। ताखीर हो गई। जाहिर है कि दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है और कुछ मसरूफियत रही और आने में भी ताखीर हो गई, तो इसलिए आज प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया। लेकिन चूंकि हमें अपडेट करना है, हर रोज आपसे बात करनी है, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। हमारे साथ नूर सर और गुड्डू सलमानी, जयदीप सिंह बुंदेला, मोहम्मद रईस और तमाम लोग अभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हमने लाइव भी देर में सेटअप किया है, बिल्कुल अभी आकर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैं आज बात करूंगा वही फिलिस्तीन और इजराइल का जो मसला है, और चूंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। एक तो ये कि हमास ने अपना लोहा मनवा लिया, ये बिल्कुल रिपोर्ट सामने आ गई है, और वहां से आईडीएफ जो है वो निकल गए। वहां से अब आईडीएफ वहां से भाग खड़ी हो रही, जो फौज है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो नितिन याहू है वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इजराइल छोड़ा। अब उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या उन्हें अमेरिका बुलाया गया या वो खुद से गए, क्या अभी पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आना बाकी है। लेकिन फिर भी बड़ी अपडेट्स हैं उनके ताल्लुक से, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसके अलावा आज ईरान ने एक बार फिर अपनी बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। ईरान ने मैं उसकी तफसील भी आपकी खिदमत में बयान करूंगा कि ईरान कैसे पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से सामने आया है, तो उसका भी मैं आज जिक्र करूंगा खास तौर से। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप ये देखिए कि इजराइल हमास सीज़फायर के बीच नितिन याहू का बड़ा फैसला, एयाल जमीर को बनाया आईडीएफ का चीफ। अब ये एक नए आईडीएफ चीफ को जिम्मेदारी वहां पे सौंपी गई है, क्योंकि जो पहले चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये तब्दीली क्या है, यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल एयाल जमीर को इजराइल रक्षा बलों यानी आईडीएफ का नया चीफ स्टाफ नियुक्त किया, मुकर्रर किया है। वजीर आजम के दफ्तर ने ये एक्स पर एक पोस्ट में इस अपॉइंटमेंट का, इस तकर्रुरी का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही जमीर पिछले महीने अपने इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हारजी हलेवी की जगह लेते हुए आईडीएफ के 54वें चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। तो ये आप देखिए, ये एक बड़ी खबर है। उनके आने से क्या, यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कि एयाल जमीर 6 मार्च को पद संभालेंगे। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हलेवी से उम्मीद की गई थी कि वो अपने पद से हट जाएंगे। बता दें कि सैनचूक की वजह से 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमला हुआ था। ये बात सामने आ गई। अब यहाँ पे जमीर के साथ रक्षा मंत्री इजराइल कर्ज ने इस पद के लिए 2 दीगर उम्मीदवारों का नाम दिया था, जिनमें मेजर जनरल अमीर बारम, वर्तमान आईडीएफ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, और मेजर जनरल तामीर यादाई शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलेवी ने जमीर को चुने जाने पर बधाई दी। हलेवी ने अपने बयान में कहा कि मैं एयाल को कई सालों से जानता हूं और मुझे यकीन है कि वो चुनौतियों का सामना करते हुए आईडीएफ को आगे ले जाएंगे और मैं उनकी बड़ी सफलता की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में हम एक पेशेवर और उच्च गुणवत्ता वाला हैंडओवर पूरा करेंगे। तो ये एक खबर सामने जो आ रही है। और वो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए और बात होगी, वो वही है कि किस तरह से आप देखिए कि नितिन याहू वो जो जा रहे हैं अमेरिका, तो आखिर क्यों वो अमेरिका जा रहे हैं, क्या वहां कोई मीटिंग है, वहां क्या है? तो ये मैं रिपोर्ट कि इजराइल के वजीर आजम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरा के लिए रवाना हो गए हैं। मंगलवार 4 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात कर सकते हैं।
रविवार 2 फरवरी को नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में गाजा पट्टी में हमास पर जीत, ईरान का मुकाबला करने और अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। अब ये लफ्ज याद रखिएगा कि नेतन्याहू ने क्या कहा, हमास पर जीत। अब ये बड़ा मज़ाक़ खेज है। अब मैं इस पे चर्चा करूंगा। व्हाइट हाउस में दोबारा एंट्री के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैठक होगी, अगर ये मीटिंग होती है। अब इसमें बहुत सारी बातें सामने आने वाली हैं। यहाँ इजराइल के पीएम का कहना है ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस में उनसे मिलने वाले वो पहले विदेशी नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये इजरायली अमेरिका गठबंधन की मजबूती का प्रमाण है, साथ ही हमारी व्यक्तिगत यानी जाति मित्रता की मजबूती का भी ये प्रमाण है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी और अरब मध्यस्थ गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग रोकने और बंधकों कैदियों की अदला बदली के लिए सोमवार से संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण पर सहमति कायम करने की कवायद शुरू करने वाले हैं। युद्ध विराम और बंधक समझौते की शर्तों के मुताबिक समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत पहले चरण के 16वें दिन यानी आने वाले सोमवार से शुरू हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे वही पिछले महीने संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद गाजा पट्टी पर फिर से नियंत्रण हासिल करने वाले हमास गुट ने कहा कि वो युद्ध की समाप्ति और इजरायली बलों की पूर्ण वापसी के बाद ही दूसरे चरण में मुक्त किए जाने वाले बंधकों को रिहा करेगा। ये भी 2 पॉइंट ये भी आप याद रखिएगा। एक क्या कहा, हमास पर हमारी जीत, और दूसरा हमास का ये जुमला। ये दोनों चीजें आप इसको ज़हन में रखिएगा। 19 जनवरी से लागू गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत अब तक 4 बंदियों की अदला बदली की गई है। इस दौरान हमास ने इजरायली बंधकों को मुक्त किया है, जिसके बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। एक के बदले कहीं 100 है, कहीं 4 के बदले 250 है। तो इस तरह की एक बड़ी तादाद जो है वो छोड़ना पड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके गठबंधन सहयोगी मार्च की शुरुआत में संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण की समाप्ति के बाद से युद्ध में उतरने का दबाव बना रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने भी कहा है कि इजराइल अब भी हमास पर जीत और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान अगवा किए गए सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहाँ फिलहाल ये साफ नहीं है कि इजराइल हमास जंग को लेकर ट्रंप का क्या रुख है। अब ये तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग भी इस पर गौर कीजिए। हालांकि वो इजराइल कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिमी यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध समाप्त करवाने का भरोसा दिलाया है और इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने में मदद का श्रेय भी लिया है। इस समझौते के कारण गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई फिलहाल रुक गई है। इस दौरान इजराइल से करीब 15 महीने पहले अगवा किए गए 18 बंधकों की रिहाई संभव हो पाई है, जिसके बदले में इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को छोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा से और मैं इसलिए डिटेल दे रहा हूं ताकि इस पर आगे हम बेहतर तरीके से बातचीत कर सके और पॉइंट्स जो है वो नोट करते चलिएगा। वहीं पीएम प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के ट्रंप के आह्वान का समर्थन किया है। रविवार को वाशिंगटन रवाना होने से पहले जारी बयान में नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया में हमास सहित अन्य चरमपंथी समूहों को ईरान के समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि वो ट्रंप के साथ हमास पर जीत, अपने सभी बंधकों की रिहाई और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों से सभी मोर्चों पर निपटने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर काम करके वो सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, शांति का दायरा बढ़ा सकते हैं और ताकत के जरिए शांति का एक उल्लेखनीय युग हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ताकत लफ्ज, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि चीजों को देखना चाहिए। और हमारे साथ प्रोफेसर तेजावत अभी जुड़ेंगे और मेहमान जुड़ जाएंगे। प्रोफेसर तेजावत हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, राजा सिंह तबरेज साहब। मैं 4 पॉइंट में पहले बात कर लेता हूं और उसमें ये देखिए बेन गुरियन कैनाल
यहाँ पे एडवोकेट रेशमा जी वो आ गए, तबरेज आलम सिद्दीकी आ गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद अरशद खान साहब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजा सिंह राजपूत, आरिफ अंसारी साहब जुड़ गए हैं, अनवार मेनन साहब और जयदीप सिंह बुंदेला साहब तो जुड़ी गए, यूनुस चोरवारा साहब, मोहम्मद अरशद खान, अबुल कलाम मंसूरी वो जुड़ गए हैं, अमीरुल हक साहब, यूनुस चोरवारा, हसन शाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, मोहम्मद रईस, ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं। अब देखिए, पहली चीज ये कि हमने जीत हासिल की है। तो अब ये जो नितिन याहू ने बात कही कि हमने जीत हासिल की है, तो सवाल ये है कि क्या वाकई ये जो बात वो कह रहे हैं इसको कोई एक्सेप्ट करेगा? क्या इस बात को कोई मानेगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है? जबकि सच्चाई सामने है कि हमास जो है अभी भी स्टैंड कर रहा है, और अभी आगे बयान आएगा जिस पर चर्चा करूंगा। हमास वैसे ही बल्कि हमास पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो गया। दूसरा ये कि पूरा फिलिस्तीन जो है वो हमास के साथ खड़ा है। इसके अलावा हमास के साथ आज हिजबुल्लाह खड़ा है, हूती खड़ा है, ईरान खड़ा है, अब्दुशाबी खड़ी है। तो अब ये कहां से, क्या मजलूम लोगों को, क्या अवाम का कत्ल जो है वो जीत है? क्या इसको जीत ये नितिन याहू मानते हैं? नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जो बात कही है यहाँ पे हमास ने जो कहा है कि हम उस वक्त तक दूसरे फेज का जो है वो दूसरा फेज नहीं शुरू करेंगे सीज फायर का, कि जब तक तमाम आईडीएफ के लोग वहां से चले न जाएं। और इस पर भी अभी मैं खबर दूंगा कि वहां से कैसे आईडीएफ के लोग अब जा रहे हैं और उसे खाली कर रहे हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और मैं समझता हूं कि बात करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से वो अपनी जगह को एक तरीके से खाली कर रहे हैं। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे आप देखिए कि हमास ने अपना लोहा मनवा लिया, दहशतगर्द इजराइल अपनी ही रेड लाइन अबूर करने पर हुआ मजबूर। अब यहाँ पे देखिए कि अल आलम न्यूज पोर्टल के मुताबिक आजाद शुदा फिलिस्तीनी कैदियों की हामिल एक बस ओफर जेल से रामल्ला पहुंच गई है, जिसमें 183 में से 32 फिलिस्तीनी कैदी सवार थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी वहां मौजूद थे और उन्होंने शानदार अंदाज में अपने आजाद शुदा हम वतन कैदियों का इस्तकबाल किया। बाद जराए का कहना है कि आजाद होने वाले कैदियों में से 111 कैदियों को गदा मुंतकिल किया जाएगा। इन कैदियों को 7 अक्टूबर के बाद इजरायली फौजियों ने गदा से अगवा कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे इजरायली रेडियो ने रिपोर्ट दी है कि आजाद शुदा 7 फिलिस्तीनी कैदियों को कि जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, मगरबी किनारे से जिला वतन करके गजा की जानिब भेजा जाएगा। फिलिस्तीन के इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक आजाद होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों में 18 वो कैदी हैं जिन्हें सयूनी रियासत के नाम नेहाद अदालतों ने उम्र कैद की सजा सुना रखी थी। 32 फिलिस्तीनी कैदियों का ताल्लुक गर्ब उर्दन से है, जबकि एक कैदी मिस्री शहरी है जो अपने मुल्क वापस लौट जाएगा। यहाँ पे अब आप देखिए, ख्याल रहे कि जंगबंदी मुआहदे के पहले 42 रोजा मरहले में 33 इजरायली कैदियों की रिहाई अमल में आनी है, जिनके एवज इजरायली हुकूमत को 1900 फिलिस्तीनी कैदियों की आज़ादी का पाबंद बनाया गया है। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी मदामती तहरीक हमास के तर्जुमान ने कहा है कि हमने गासिबों को खुद उनकी रेड लाइन अबूर करने पर मजबूर किया जो उन्होंने अपने लिए मुकर्रर की थी। अब यहाँ पे देखिए कि हादिम कासिम ने मजीद कहा कि फिलिस्तीनी कौम ने अपनी शानदार इस्तकामत और शुजाआना मज़ाहिमत पर भरोसा करते हुए आज एक अजीम कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमने गासिबों को मजबूर किया कि वो
उन रेड लाइनों को पार करें जो उन्होंने अपने लिए मुअय्यन कर रखी थी और उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को भी रिहा करें। तो यहाँ पे आप देखिए एक जश्न का माहौल पूरा। तो अब यही से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी तादाद, एक तो कैदियों की छोड़ रहे हैं, दूसरा ये कि पूरे गजा में हमास का फिर से कब्जा हो गया। आईडीएफ जो है वो छोड़ करके अब मजबूर है जाने के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात का ऐलान है कि वो इजराइल हारा है, इजराइल को शिकस्त हुई है। और ये क्या वहां जाकर के ये बताएंगे कि वो कामयाब हो गए? क्या इस बात पर चर्चा होगी? मुझे नहीं लगता है। तो मेरे साथ बहुत जल्द तेजावत साहब जुड़ जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं इसके अलावा आप देखिए, मैं और एक खबर की तरफ आऊंगा। तेजावत साहब जुड़ गए हैं। ईरान के बारे में, जिस तरह से इजरायली सेना के कब्जे से लड़ने चले लेबनानी नागरिक फिर शुरू किया रिटर्न मार्च। ये जो आप देखें कि यहाँ पे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए समझौते के बाद भी इजरायली फौज लेबनान के कुछ गांव से पीछे नहीं हटी है, जिसके बाद लेबनान और इजराइल के बीच फिर से तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। इतवार की सुबह लेबनान के दक्षिण हिस्से में सीमावर्ती गांव के लिए जाने वाले रास्तों पर नागरिक एकत्रित हुए। ये लोग उन लोगों के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं जो अपने गांव को इजरायली सेना से आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से, और द संडे ऑफ रिटर्न टू इसे नाम दिया है। यानी लोग जो है आ रहे हैं हमारे साथ। प्रोफेसर तेजावत जुड़ गए हैं और मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर ले लूंगा और फिर उनसे बातचीत करूंगा। यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदिला साहब लिखा है, किंग अब्दुल्ला 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में जोकर ट्रंप से मुलाकात करेगा। हालांकि उसे किंग नहीं गुलाम मानता हूं, उसे मैं किंग नहीं, ये जयदीप सिंह मुंदेला साहब का कहना है। यहाँ पे नूर साहब लिख रहे हैं कि नेतन्याहू अमेरिका 4 फरवरी को जाने वाले थे, लेकिन आज ही क्यों गए? ये उनका सवाल है कि क्या अब इसमें बहुत सारी बातें, क्या नेतन्याहू को हटाया जा सकता है? नेतन्याहू को क्या छोड़ा जा सकता है? ये तमाम यूनुस चौड़वा साहब ने मीडिया रिपोर्ट बहुत बड़ा खुलासा। अब मैं जोड़